आज की क्लास का जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पाचन के सभी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है आपकी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पाचन तंत्र के हम कौन से पार्ट पर चर्चा करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल पर चर्चा करेंगे, यानी संपूर्ण आहार नाल पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को यहाँ हमें समझना है। तो कल की जो आपकी क्लास थी 14 नंबर में, तो 14 नंबर की क्लास में सबसे पहले आप लोगों ने देखा था माउथ टीथ, यानी कि मुख में पाए जाने वाले संपूर्ण जो आहार नाल के अंतर्गत दांत आते हैं, टीथ आते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास आप देखेंगे कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी आहार नाल को हम क्या कहते हैं? आहार नाल को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब प्रश्न दूसरा ये आ जाता है कि यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल आपकी है, ये आपका एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और दूसरा इसका सिस्टम का जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो आपकी होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथियां कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है, जान लीजिएगा। परंतु हम लोग पहले चर्चा करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल पर चर्चा करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग, अब सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही बन जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात जब करेंगे तो 33 फीट जो होती है वो लगभग में होती है इसकी जो कुल लंबाई होती है। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 33 फीट की होती है, जो कि कितने भागों में बटी है इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम नीचे देखना प्रारंभ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रारंभ करते हैं, तो जैसे सबसे पहले शुरुआत हम लोग अपने कर रहे हैं मुख गुहिका से, ठीक है। काहे से शुरुआत करेंगे? मुख गुहिका से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देख पा रहे हैं कि मुख गुहिका में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? मुख गुहिका, ठीक है, गुहिका इसे कहा जाता है, मगर इसे माउथ कैविटी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? माउथ कैविटी, ठीक है, माउथ कैविटी कहते हैं, माउथ कैविटी के नाम से जाना जाता है, मुख गुहिका कहा जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करना प्रारंभ करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला अंग होता है, पहला भाग होता है, वो जो है कौन है? तो मुख गुहिका होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के भाग कितने होते हैं? तो ये नोट कर लेना है, इसके कुल भाग 5 होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के को कितने भागों में बांटा गया है? नोट कर लेना, इसको कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि तुमने देखा कि जो सबसे पहले भाग को हम क्या कहते हैं? यानी कि मुख गुहिका या माउथ कैविटी कहते हैं। अब इसी चीज को अगर हम दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी या फेरिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रसनी या फेरिक्स कहते हैं, ठीक है, फेरिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो ग्रीवा नाल होती है जिसे ग्रसनी कहते हैं, गला कहा जाता है, ये गले का पार्ट होता है जिसे हम फेरिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा पार्ट आपका क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है, क्या नोट करेंगे? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो सबसे पहले आपका आमाशय का पार्ट आ जाता है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले नोट कर लेना है आमाशय, जिसे आप आमाशय कहते हैं, ठीक है, आमाशय नोट कर लीजिएगा। ये होता है आमाशय, यानी कि आप आमाशय को क्या नोट कर सकते हैं? जिसे आप आमाशय कहते हैं। तो आमाशय मूलतः अगर देखा जाता है तो एक प्रकार का ऐसा पार्ट होता है जिसमें सभी प्रकार के कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, मगर वे सभी के सभी क्या होते हैं? वो हार्ड प्रकार के अम्ल होते हैं। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? स्टमक कह सकते हैं, यानी कि स्टमक कहा जाता है,
स्टमक के नाम से, आमाशय या स्टमक के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के HCl से लेकर के सभी प्रकार के हार्मोनल अम्ल पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने एवं सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके जस्ट बात आप कौन सी आती है जिसे आप लोग कहते हैं छोटी आंत कहा जाता है। तो ये इसमें छोटी आंत आती है, या इसे हम लोग स्मॉल क्या बोलेंगे, इसको आप स्मॉल कर देंगे और बड़ी वाली को आप लार्जेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टिन कह सकते हैं। क्या बोल देंगे, छोटी आंत, बिल्कुल इंटेस्टिन कहा जाता है। छोटी आंत को स्मॉल, नोट कर लें, स्मॉल इंटेस्टिन, ठीक है, इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम तुरंत बात करते हैं किसकी, यानी कि अगले नंबर की, क्योंकि ये आपका नंबर हो गया यहाँ पर चौथा होगा भाई, तीसरा आप नहीं करें, चौथा। अब इसके बाद आपका नंबर आता है कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल का जो 5वां पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर इसे क्या बोलेंगे, स्मॉल है तो इसे क्या कर देंगे, लार्जेस्ट। ये क्या होती है, लार्जेस्ट इंटेस्टिन कहा जाता है, इंटेस्टिन, लार्जेस्ट इंटेस्टिन के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है, अब गौर करना है आप लोगों को। सबसे पहले इनमें तो एक सिंपल सा पार्ट होता है, इनमें कोई भाग नहीं होते हैं, मगर यदि आप देखेंगे तो इनमें कुल कितने भाग होते हैं, इनमें 3 भाग होते हैं। यानी कि जो बड़ी आंत या छोटी आंत होती है, तो पहले हमने छोटी आंत की स्मॉल इंटेस्टिन की बात करी, तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट में बटी होती है। और उसके बाद जो आपकी बड़ी आंत है, ये कितने पार्ट में बटी है, तो इसके भी कितने पार्ट होते हैं, याद कर लेना है, इसके भी कुल 3 पार्ट होते हैं। यानी कि यहाँ दोनों की जो बात की जा रही है वो 3 पार्ट में बटी होती हैं। इन तीनों पार्टों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तीनों के आप नाम नोट करेंगे। यानी कि सबसे पहले छोटी आंत में डायोडिनम, क्या करना है, जिसे ग्रहणी कहते हैं, क्या करना है, नोट कर लेना, ग्रहणी, ग्रहणी कहते हैं, या फिर आप इसे डायोडिनम के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, डायोडिनम के नाम से ग्रहणी आंत, डायोडिनम इसे कहा जाता है। दूसरा नाम आप क्या करेंगे, इसको अग्र छिद्रांत कहते हैं, जेनुनम, क्या कहते हैं, जेनुनम, इसको जेनुनम के नाम से जाना जाता है, इसको अग्र छिद्रांत कहा जाता है। तो इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं, अग्र छिद्रांत या जेनुनम, अग्र छिद्रांत, ठीक है, अग्र छिद्रांत के नाम से इसे जानते हैं, या फिर इसे जेनुनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इसको चाहो तो एक बार फिर से नोट कर देते हैं। यानी कि अग्र छिद्रांत, ठीक है, गलती न होने पाए, अग्र छिद्रांत के नाम से इसे जाना जाता है, इसे आप हटा लीजिए, अग्र छिद्रांत कहते हैं। और दूसरा क्या कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं जेनुनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेनुनम, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी जो आंत आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो आखिरी छोटा पार्ट होता है इलियम, इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहते हैं इलियम के नाम से इसे जाना जाता है, इसे आप इलियम कहते हैं। तो ये जो इलियम आपका होता है, ये अंतिम अंग होता है। अब प्रश्न आता है कि छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, डायोडिनम कहलाता है। छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, इसको मध्य भाग भी कहते हैं। और जो इलियम होता है वो छोटी आंत का सबसे निचला भाग के नाम से जाना जाता है। तो और हम पहले आपको लेके चलते हैं, तब इनके बारे में हम लोग जो है गहन अध्ययन करेंगे। तो पहले आप जान लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि डायोडिनम, जेनुनम, इलियम ये जो अंग होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, और इनको केवल प्रश्न के बारे में पढ़ लिया जाता है, मगर उनको पूर्ण रूप से ये नहीं समझ पाते कि इनको हम रखें तो कहाँ रखें।
या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो आपकी होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी सबसे पहले स्लाइवरी जो ग्रंथियां होती हैं, जो आपका लीवर होता है यानी यकृत होता है, और उसके बाद आपका जो होता है अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये अंग होते कहाँ पर हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में सबसे पहले आपको जो पहला अंग मिलता है, बड़ी आंत का पहला पार्ट क्या कहलाता है, कॉलम। आप याद रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्या कहेंगे, यानी सीकम के नाम से इसे जानते हैं। सीकम क्या बोलना है, इसे हम लोग बोलते हैं सीकम, सीकम के नाम से जाना जाता है। जो पहला अंग होता है उसे हम सीकम कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या नोट करेंगे, यानी कि दूसरा बृहदान्त्र या कॉलन, इसे क्या कहेंगे, इसे कॉलन, कॉलन के नाम से जानेंगे, या इसे बोलते हैं बृहदान्त्र। बिल्कुल गलती ना होने पाए, बृहदान्त्र लिखा है, ये बृहद आंत नहीं लिखी है, बृहदान्त्र लिखा हुआ है, दांत्र, और ये बड़ी आंत है, यानी बृहदान्त्र और बड़ी आंत में दोनों में अंतर होता है। यह इसका मध्य भाग होता है, बड़ी आंत का मध्य भाग होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है रेक्टम, क्या कहते हैं इसको, रेक्टम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे जो है अपशिष्ट या मलाशय भी कहते हैं, मलाशय, ठीक है, मलाशय के नाम से जाना जाता है। अब एक छोटी सी बात आती है कि इन दोनों के मध्य में अगर बात करी जाए कि ये जो इलियम और कॉलन को जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो अंग करता है वो कौन सा अंग है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनको जोड़ने का काम जो करता है वो ये सीकम करता है। ये जो मध्य में आपका है, ये सीकम जो होता है, ये दोनों को छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य का जो जोड़ भाग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। यानी इलियम और बृहदान्त्र, जिसे हम कॉलन कहते हैं, इलियम और कॉलन को जोड़ने वाला कौन होता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि दोनों की जोड़, मगर ये होता किस आंत का भाग है, ये आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऊपर से देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी बात की गई है मुख गुहिका की, ठीक है, तो मुख गुहिका की जब बात की जा रही है तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं और इनके क्वेश्चनों की जो है नोट्स पट्टी बनाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे पहली बात जब यहाँ पर आती है कि जब मुख गुहिका में हमने पढ़े थे टीथ, टीथ के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी मुख गुहा में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो आपका भोजन होता है, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखना है, यानी कि भोजन का हाइड्रेट का 30% पाचन, क्या बात की जा रही है कि इसका 30% पाचन कहां हो जाता है, यानी कि बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हम लोग पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने केवल माउथ कैविटी की, मुख गुहिका की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 100% में कितने परसेंट पच जाता है, तो पहला प्रश्न ही आप याद रखें, ये पूरा का पूरा 30% भोजन यहाँ पच जाता है। अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि यहाँ पर हमारे भोजन में जो एक मंड होता है जिसे स्टार्च कहते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, जो स्टार्च वाला भोजन करते हैं, मंड वाला भोजन करते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारे मुख गुहिका में लाल ग्रंथियां होती है। कौन सी लाल ग्रंथियां, तो मैं लाल ग्रंथियों की चर्चा हम लोग अलग क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि उसमें संपूर्ण आपकी क्या होगी, अगली जो इसकी आपकी बिल्कुल जस्ट आगामी जो क्लास होगी, बिल्कुल यानी कि एक सीरियल बाय सीरियल आपकी जो क्लासेस चल रही है, तो अगली क्लास में आप सीधे देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कितने ग्लैंड्स आपको मुख्यतः पढ़ने हैं, मुख्यतः नहीं, मैं सभी के सभी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत नहीं है।
सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप लीवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप अग्नाशय आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 ऐसे जो हैं मेन ग्रंथियां होती हैं जो आपके आहार नाल का अंग होती हैं या आहार नाल का दूसरा पार्ट होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोनल एंजाइम का स्राव करके भोजन को पचा करके उनका अवशोषण तथा उनको पाचन करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो आपकी है वो केवल आहार नाल से जो है एलिमेंट्री कैनाल की है, और उसके जस्ट बाद आपकी इसकी बाद वाली क्लास हम करेंगे वो कौन सी करेंगे, वो डाइजेस्टिव जो है ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन, यहाँ पर हम एक बात देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट 30% पच जाता है, मगर प्रश्न आता है कि भोजन को पचने का जो प्रारंभ मुख होता है आहार नाल, इसका दूसरा प्रश्न होता है एलिमेंट्री कैनाल का प्रथम अंग किसे कहते हैं। तो नोट कर लेना है इसको, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला अंग होता है वो कौन सा होता है, मुख गुहा होती है, और अंतिम अंग कौन सा होता है, तो ये नोट कर सकते हैं, यानी कि आहार नाल का प्रथम व अंतिम अंग नोट कर लेना है। जो आपका प्रथम अंग होगा वो कौन सा अंग है, पहला जो अंग है वो कौन सा है, तो वो प्रथम अंग जो आपका होता है वो होता है मुख गुहिका। ठीक है, क्या करना है, मुख गुहिका करना है इसको, मुख गुहिका, और दूसरे को क्या करना है, बड़ी आंत। इसका जो अंतिम भाग होता है वो होता है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत के नाम से लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ठीक है, चलो है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न आता है कि हमारे मुख में ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको पचाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन, जो आपका प्रश्न बनता है, भोजन को मुख से ही पचाने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि ये जो भोजन है, भोजन को मुख से ही पचाने का काम शुरू कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख जो होता है, ऐसा आप समझते हैं कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो भोजन का तो पाचन नहीं होता, मगर भोजन में पाए जाने वाले जो प्रमुख अवयव हैं, जिनको अवयव कहते हैं, जिनको कार्बनिक भोजन कहा जाता है, कार्बनिक ईंधन कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसका पाचन सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन में सबसे पहले जो पचना प्रारंभ होता है वो कौन सा कार्बनिक पदार्थ पचता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल में पचने वाला जो है कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो नोट कर लेना, मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि माउथ कैविटी जो गुहिका होती है, इसी में भोजन में उपस्थित जो कार्बनिक ईंधन होता है, भोजन होता है, वो 30% तक इसी में पच जाता है। क्यों पच जाता है, कैसे पच जाता है, तो ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे पच जाता है। अब प्रश्न आता है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए मुख में पाई जाने वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, स्लाइवरी यानी स्लाइवा जो आपकी लार होती है, इस लार में मुख्य बात ये आती है, ध्यान रखना सभी लोग बिल्कुल, कि इसमें पाया जाने वाला हार्मोन जो आपका होता है, हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन यहाँ पर होता है टायलिन। क्या बोलते हैं, टायलिन नामक हार्मोन होता है। अब इस टायलिन नामक हार्मोन के द्वारा अगर हम बात करते हैं, इसमें एक पाया जाता है जिसे एंजाइम कहते हैं। स्टाइलिन में एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इमाइलेज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम। तो वो कौन सा है, इमाइलेज ये होता है। यानी कि हमारी लार में, हमारी स्लाइवा में
एक हार्मोन होता है जिसे टाइलिन कहते हैं, और इस टाइलिन में उपस्थित एक हार्मोन है जिसे इमाइलेज कहते हैं। तो ये टाइलिन का काम क्या होता है? तो इस चीज का, टाइलिन का जो काम होता है कि भोजन को सबसे पहले किस में बदल देना होता है। यहाँ पर टाइलिन का काम सबसे पहला होता है तो भोजन को पॉली क्या में बदल देता है, पॉलीसैकेराइड्स में बदल देता है। इसे लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इसमें चेंज कर देता है। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग हटा लेते हैं एक बार। पॉलीसैकेराइड्स इसमें बदल देता है, यानी कि जो टाइलिन होता है पॉलीसैकेराइड्स में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इमाइलेज। ये सीधे बदल देता है। इस शर्करा का नाम क्या होता है, जो पॉली होती है उसका नाम क्या होता है, यानी मंड कह सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स ये जो होता है मंड, या तो ये कह सकते हैं कि टाइलिन नामक जो एंजाइम आपका हार्मोन है, ये सबसे पहले भोजन में जो भी उपस्थित अवयव हैं उनको पचाने का काम प्रारंभ करता है। तो भोजन में जो मंड बनाने का काम करता है, कौन करता है, टाइलिन करता है। मंड को दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, स्टार्च के नाम से जाना जाता है। और इस स्टार्च में होता क्या है, पॉलीसैकेराइड्स लिखा है, इसलिए इसे पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो पॉलीसैकेराइड्स होती है, पॉलीसैकेराइड्स क्या आगे चल करके अपने अगले स्टेप में क्या बना देती है, पॉलीसैकेराइड से सीधे डाइसैकेराइड से बना देती है। पॉलीसैकेराइड से क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड्स बन जाती है। ठीक है, यानी कि टाइलिन सबसे पहले लाल में उपस्थित टाइलिन नामक जो हार्मोन होता है वो सबसे पहले भोजन के मंड को क्या बना देता है, यानी स्टार्च को वो सीधे स्टार्च कह लीजिए, मंड कह लीजिए, या पॉलीसैकेराइड्स कह लीजिए। तीन चीजें आप कह सकते हैं। ये हो गया इसका जो है, यानी कि रासायनिक नाम कर सकते हैं, ये सामान्य नाम आपके माने जाते हैं। अब इनको क्या बना देता है, तो पॉलीसैकेराइड्स को बना देता है डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स ये जो नाम है, ये आपका कौन सा नाम है, केमिकल नेम है। ये केमिकल प्रकार के दोनों नेम हैं, मगर इनके सामान्य नेम की अगर हम बात करते हैं तो डाइसैकेराइड्स का सामान्य नेम क्या है, तो यहाँ पर मंड या स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड या स्टार्च कहते हैं। तो आगे क्या करेंगे, माल्टोज कर देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, माल्टोज। नोट कर लीजिएगा, यानी कि ये किसमें बदल देता है, तो एक बार फिर से नोट कर लें, जिसमें बिल्कुल सभी को बात पूरी समझ में आए। ये जो डाइसैकेराइड्स होता है, ठीक है, सैकेराइड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या बना देता है, ये तो हुआ केमिकल नेम, ये बना देता है यानी स्टार्च को, मंड को माल्टोज बना देता है। ठीक है, नोट कर लेना, ये दोनों नाम एक ही है और ये दोनों नाम एक ही है। और ये एक प्रकार का हार्मोन है जिसमें इमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। और ये सारा का सारा काम इसी का होता है, जो आपके भोजन की क्या होती है, हाइड्रेट होती है, उसको देख लीजिएगा किस तरीके से पचाता है। इसको हम शुरू में क्या कहते हैं, भोजन का मंड कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। मगर अब ये माल्टोज सबसे आखिरी प्रोडक्ट में क्या बनती है आगे, यानी जब भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है तो यह माल्टोज क्या बन जाती है, बिल्कुल ग्लूकोज। अंतिम प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज में बदल जाती है। हमारे आगे अंगों में बढ़ने पर, पाचन होने पर क्या बन जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग पुनः दूसरी हम क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अभी बात की गई, हमारी मुख गुहिका में कुछ इस प्रकार के हार्मोन उपस्थित होते हैं जिनका मुख्य कार्य होता है कि भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम हमारी लार में पाए जाने वाले अन्य एंजाइम करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है लाइसोजाइम थायोसाइनेट, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर आता है लार के लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम
और थायोसाइनेट, ठीक है। लाइसोजाइम हमारी लार में उपस्थित ये एंजाइम, यहां पर आपने देखे सायोनेट, और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि इसमें जो अगला पार्ट आता है वो क्या आता है, जिससे हम लोग थायोसाइनेट और पॉलीसेकेराइड्स, इसका एक और होता है जिससे आप क्या कहते हैं, ये आप देखते हैं ये चेंज हो जाता है ना, तो इसको भी उठा लेते हैं। ये एक प्रकार का हार्मोनल ही है, चेंज यानी परिवर्तन होता है। टाइलिन का में होता है, पॉलीसेकेराइड्स में, पॉलीसेकेराइड्स का हो जाता है डाइसेकेराइड्स में, मगर अंतिम रूप से जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इसे क्या कहते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, ये जो आपके होते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है कि भोजन के उपस्थित जितने बैक्टीरिया होते हैं इनको नष्ट करने का काम इनका होता है, और ये भोजन के सभी प्रकार के बैक्टीरिया, हाथों के सभी प्रकार के बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं, जिससे कि आहार नाल स्वस्थ बनी रहती है। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, जब बात यहाँ पर हो ही रही है इस लार की, क्योंकि ये मुख्य भूमिका में क्या उपस्थित होता है, लार। अब लार का जो पीएच होता है, अगर इनको हम हटा लेते हैं जिसमें बात समझ में आती रहे, अब हम इस जगह को थोड़ा सा साफ करते हैं। मगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लार की जब बात हो रही है, तो लार का जो पीएच होता है वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। दो प्रकार से कैसे मिलेगा, क्योंकि सामान्य मुख की लार अलग होती है, मगर खाना खा लेने के बाद वो अंतर आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे एक शब्द ऐसे याद कर लीजिएगा, खाने के पहले, एक होता है खाने के पहले उसका पीएच क्या होगा, और दूसरा यहाँ पर जो होगा वो क्या होता है, यानी कि खाने के बाद, यानी बाद में जो पीएच में परिवर्तन होता है वो क्या होता है। वैसे तो अगर हम बात करें जो खाने के पहले होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, वो जरा सा आप देखेंगे कि इसका मान 4 की तरफ ज्यादा कवर करता है, यानी कि वो 7+ रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, जैसे जैसे भोजन आपकी एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ना प्रारंभ करता है, वैसे वैसे क्षारकत्व कम होकर के उसमें अम्लीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है भाई, अम्लीयता लगातार बढ़ती जाती और ये घट करके 6 तक आ जाता है। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे, पहले 7.4 याद रखेंगे, खाने के पहले 7.4 पीएच होता है और बाद में कितना होता है 6। इसका पीएच 6 या 6.2 भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। अगर आपको करना है तो आंसर सही होता है, 6.2 तक होता, मगर 7.4 पहले रहता और बाद में कितना हो जाता, ये हो जाता है। मगर ऐसी ही परिस्थिति जब देखी जाती है तो इनमें धीरे धीरे क्या होता है कि इनका जो पीएच होता है धीरे धीरे आप देख रहे हैं आगे बढ़ने पर ये अम्लीयता इसमें क्या होती, बढ़ती चली जाती है। पहले क्या होते हैं, क्षारीय, क्योंकि अगर पीएच इसका 7 होता तो उसे उदासीन कहा जाता, मगर ये 7.4 है, यानी ये 7 के ऊपर है, तो ये लाल कैसी होगी, क्षारीय होगी। मगर बाद में जब ये 6 हुई, धीरे धीरे कम पड़ गई, तो क्या करेंगे, यानी कि फिर इसे हम लोग अम्लीय कह देते हैं। इसलिए सामान्यतः लाल का जो पीएच रहता है वो कैसा रहता है, अम्लीय, याद रखेंगे इस चीज में। ठीक है, अब प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगर लाल की फैब्रिक क्षमता की बात करी जाए, जिसे कहते हैं इसका जो बफर क्षेत्र बनता है या फैब्रिक कहते हैं, कि क्षमता को कौन बनाए रखता है, यानी कि धीरे धीरे आप देखते हैं कि इसका ये जो अम्लीयता है, देख पा रहे हैं कि जैसे खाना कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है तो उसका देख रहे हैं कि ऐसा, मगर जब उसने खाना खाना शुरू किया तो क्या करते हैं, उसमें क्या बढ़ जाते हैं, यानी भोजन करने के बाद आपकी जो लाल होती है उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है और अम्लीयता बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो अगर अम्ल ज्यादा हार्ड हो जाएंगे तो सबसे पहले आमाशय की दीवारों को तथा आंत की दीवारों को क्षति पहुंचाने का काम कर सकते हैं, परंतु हमारी आंत की दीवारें या फिर आमाशय की जो दीवारें हैं वो क्षतिपूर्ण नहीं रहती हैं, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है
कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इसकी लगातार बढ़ रही अम्लीयता को डिफ्यूज कर देता है, यानी कि कम कर देता है, घटा देता है, उसका जो मान होता है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, उसका जो अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीयता यहाँ पर धीरे धीरे कम कर देती है, यानी नाल के अंदर की जो अम्लीयता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो लेवल पर आ जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का आहार नाल में क्षति ना हो। तो प्रश्न आपका यही है कि वो कौन से पदार्थ है जो कि हमारी लार की बफरिंग, जिसे कहते हैं ना बफरिंग क्षमता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट और फास्फेट, नोट कर लीजिएगा, लार की बफरिंग क्षमता कौन बनाए रखते हैं, तो लार की बफरिंग क्षमता क्वेश्चन आपका होता है, लार की बफरिंग क्षमता, जिसे कहते हैं क्षमता बनाए रखना, कौन करता है, बिल्कुल फास्फेट और बाइकार्बोनेट, यानी कि दोनों नोट कर लेंगे, बाइकार्बोनेट और फास्फेट, नोट कर लीजिएगा, बाइकार्बोनेट कहते हैं और दूसरे को फास्फेट। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो लगातार बढ़ रही अम्लीयता को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। तो बिल्कुल अपनी भाषा में क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, यानी कि इसे कमजोर बना देते हैं, उसकी अम्लीयता को कमजोर कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जिसे हम फेरिक्स कहते हैं, यानी कि ग्रसनी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी ग्रसनी पर। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, और ग्रसनी में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं तो वो हम बताते हैं, बिल्कुल किस लिए नहीं बनते हैं, क्योंकि ग्रसनी में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन इसका यही आता है, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है, भोजन का पाचन नहीं। बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपका है। ये जो फेरिक्स होती है इसमें कोई प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता, मगर याद रखें अगर कहीं क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है फेरिक्स का जो केंद्र होता है वो किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है फेरिक्स का केंद्र, ठीक है, यानी कि फेरिक्स का मुख्य केंद्र जो आपका होता है वो कौन है, तो नोट कर लेना है मेंड्यूला, यानी जो मेंड्यूला होता है, मस्तिष्क का ये पृष्ठ भाग होता है, वो इसका मुख्य केंद्र कहलाता है। ग्रसनी का मुख्य केंद्र क्या होता है, तो उसे ध्यान रखना है मेंड्यूला। इसे क्या कहते हैं, मेंड्यूला के नाम से जानते हैं। जो फेरिक्स का यानी आपकी ग्रसनी का मुख्य केंद्र होता है, यहाँ पर केवल कुछ स्लेमा चिकना पदार्थ पाया जाता है जो भोजन को जो है आमाशय तक पहुंचाने, मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, आशा करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मुख गुहा से ये आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है और बाकी इस ग्रसनी का कोई काम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अब प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि इसके जस्ट बाद आपका आ जाता है स्टमक यानी कि आमाशय। स्टमक यानी आमाशय नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे हम साइड कर लेते हैं और पुनः यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मूल जगह बची हुई है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। या फिर यहाँ से आमाशय नोट कर लीजिएगा, आमाशय जिसे आप कहते हैं, या इसे स्टमक कहते हैं, नोट कर लेना है, ठीक है। तो आमाशय या स्टमक जो आपका होता है, ये मानव के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुमको बताएं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से उठाने होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होते हैं पाचक रस भरे होते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ज्यूस के नाम से जाना जाता है, पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि इनमें अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के कई सारे यहाँ पर जो है एंजाइम्स और हार्मोन और अम्ल पाए जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, एक एक की बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं कि हमारे आमाशय में बात की जाती है, जो पाया जाता है सबसे पहले HCl। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। आमाशय में बहुत से प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। इसको अम्ल का घर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अम्लों का घर। अम्लों का घर किसे कहते हैं? तो स्टमक को कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अम्ल उपस्थित होते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं कि आमाशय में पाया जाने वाला सबसे पहला अम्ल हम लोग बात कर रहे हैं HCl की। HCl की बात करते हैं। HCl यानी कि आमाशय का सबसे हार्ड जो अम्ल होता है वो कौन होता है? HCl होता है। और HCl जो होता है ये कौन से प्रकार का होता है? जिसका pH मान कितना होता है? यानी 1.5 होता है, यानी कि 1.5 के ऊपर होता है। क्योंकि अगर इसी जगह पर बात करें, ये कैसा होता है? टन। ये HCl कौन सा वाला है? इसे आप बोलेंगे टन, यानी कि ये आपका टन HCl होता है। क्योंकि टन HCl का जो pH मान होता है वो कितना होता है? इसका जो pH मान होता है वो होता है 1.5। यानी शुरू कहां से होता है? अगर शुरू करना चाहते हो तो 1 से शुरू करते हैं हम लोग। इसको कहां से? 1 से शुरू करेंगे और 1.5 तक इसका जो pH देखने को मिलता है। मगर यदि बात करें केवल HCl जो जिसे सांद्र कहते हैं, ये बात अलग होती है भाई। इसको आप ऊपर समझ लीजिएगा। जैसे आपसे कभी भी क्वेश्चन कर लिया जाए HCl जिसे आप कहते हैं HCl, ठीक है, क्या कहते हैं? HCl जिसे कहते हैं, ये आपका हो जाता है, इसमें आप सांद्र कर देते हैं। तो सांद्र कर देंगे तो इसका जो pH होगा, इसका जो pH होता है वो 0 से शुरू होता है। क्योंकि जो आपका pH मान पैमाना सोरेनसन ने तैयार किया था उसमें 0 से लेकर के 14 अंकों तक का उसका पावर बताया गया है उनके द्वारा। तो 0 से इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र होता है। और ये कहां तक होता है? ये 1 से कम रहता है, यानी 1 तक पहुंच सकता है। 1 तक, 0 से 1 तक पहुंच सकता है। ये सबसे हार्ड होता है। ये मानव में नहीं पाया जाता। ये मानव जो होता है में नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर ये मानव में पाया जाएगा तो आमाशय जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। आमाशय नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये सबसे पावरफुली जो है आपका अम्ल होता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ कौन सा होता है? तनु। तनु मीन्स थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सा नॉर्मली होता है, जिसका pH 1 से आगे का होता है। इसलिए मूल pH इसका 1.5 जो आमाशय से जुड़ा होता है वो लगभग 1.5 के समकक्ष का होता है, ठीक है, 1 के समकक्ष का नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि HCl का काम क्या होता है। हमारे इस आमाशय में HCl का काम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो मूल कार्य होता है वो ये होता है कि भोजन के जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, को नष्ट करना। भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट, ठीक है, को नष्ट करना होता है। और उसके साथ भोजन को सड़ने से बचाता है। इसका और काम क्या होता है? ये इसका एक काम और होता है HCl का, भोजन को सड़ने से बचाना। सड़ने से बचाना, नोट कर लेना। इनका मुख्य कार्य अगर बात कर रहे हैं, और सड़ने से बचाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो ये सहायता किसमें कर रहा है? एक कॉमन सा प्रश्न बनता है कि इसी HCl का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना, ठीक है, पचाना। आसानी से उसे विकसित कर देने में सहायता करता है आपका HCl। इसीलिए कहते हैं कि आमाशय में पाया जाने वाला HCl भोजन को मुख्यतः बेहतर तरीके से पचाने में सहायक होता है, परंतु उसके साथ साथ ये भोजन को आमाशय में सड़ने से रोकता है। क्योंकि खाया गया जो भोजन होता है वो भोजन हमारे आमाशय में
कितने टाइम रुकता है? 2 से लेकर के 4 घंटे के बीच में भोजन रुका रहता है। यानी भोजन करने के बाद हमारे आमाशय में, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, भोजन के बाद 2 से 4 घंटे, नोट करना है इसको, ठीक है, 2 से 4 घंटे तक या घंटों तक भोजन आमाशय में बना रहता है, ठीक है, भोजन आमाशय में बना रहता है। यानी कि यहां से बिल्कुल नीचे नहीं उतरता है, ये भोजन जो है छोटी आंत में नहीं जाता है। 4 घंटे मैक्सिमम भोजन जो है इसी में मथा जाता है। यहाँ पर मिक्सर का काम किया जाता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका HCl है उसे बिल्कुल अपघटित करने का काम, छोटे छोटे कणों में काटने का काम कर देता है, उसे आसानी से पचा देने का काम करता है और भोजन को यहीं पर वो जो है 2 से 4 घंटे तक रोके रखता है। जब तक कि वो छोटी आंत के लायक नहीं बना देता है तब तक कि ये छोटी आंत को उस भोजन को नहीं देता है। और जितना भोजन छोटी आंत के लायक बना देता है उतने को वो वहां भेज देता है। परंतु जितना 4 घंटे के बाद भी ऐसा भोजन जो बड़े टुकड़ों का होता है, अगर वो छोटे में नहीं टूटा तो वो टाइम लेता है, 6 घंटे का टाइम भी ले लेता है। क्योंकि जो हार्ड भोजन होते हैं, कुछ जो जटिल भोजन होते हैं, उनको जो है पचने में टाइम लगता है, ठीक है, अधपके भोजन जो होते हैं उनमें टाइम लगता है, बहुत से अन्य हार्ड मांस है ना, ऐसी चीजें पकने में टाइम लगता है, पचने में। तो वो 6 घंटे के ऊपर भी आपकी जो है आमाशय में रुके रहते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले पॉइंट की कि यहाँ पर दूसरा मुख्य काम होता है कि ये जो आमाशय की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां नोट कर लेना, आमाशय में, आमाशय में सबसे बड़ी बात होती है, जैसा पहला प्रश्न आपने देखा कि आमाशय में जो है जो पाचन होता है वो सबसे पहले प्रोटीन का सबसे मुख्य पाचन कहां होता है, तो यही पॉइंट आप पहले नोट करेंगे। आमाशय में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः, यानी कि सर्वाधिक या मुख्यतः होता है, मुख्यतः होता है। यानी कि ये जो प्रोटीन आपकी होती है ये कहाँ पचाई जाती है, इसका संश्लेषण कहाँ किया जाता है, तो जो आपका आमाशय आपका होता है जिसे स्टमक कहते हैं, इसमें किसका पाचन मुख्य रूप से होता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, पाचन के साथ साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये एक उल्टा कह सकते हैं, बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी आमाशय में प्रोटीन का तो पाचन मुख्य रूप से होता है, मगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को, यानी कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आमाशय जिसे कहते हैं में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट का पाचन बिल्कुल नहीं होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा भाई, नहीं, यहाँ पर इसका पाचन बिल्कुल नहीं होता है। जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसका पाचन शुरुआत तो वो गुफा में हो जाता है, जो 20% तक पच जाता है, शेष कार्बोहाइड्रेट जो है वो आगे चल के बचता है, जो लीवर के द्वारा छोड़े गए अम्ल होते हैं, जो उनके द्वारा एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा पचाया जाता है। क्योंकि लीवर मुख्यतः पित्त रस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्त रस, वो पित्त रस का स्राव करके भोजन को आगामी चरणों में पचाने का काम करता है। परंतु सबसे पहले अभी हम यही पर देखते हैं कि आमाशय में इसका पाचन नहीं होता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ बात की जा रही है कि हमारे इसमें आमाशय में जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो अम्ल पाए जाते हैं, उनके नाम एक बार आप सबसे पहले क्रमशः नोट कर लीजिएगा, जो कि आगे पढ़ने में मदद मिले। तो सबसे पहले तुमने देखा है कि इसी प्रश्न से हम लोग चलते हैं आमाशय में, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये होगा आमाशय में, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ नोट करेंगे HCl, नंबर 2 नोट करेंगे कौन सा, आमाशय में HCl होता है, और कौन होता है, रेनिन,
रेनिन होता है। नंबर 3 क्या करेंगे, रेनिन, इरेक्टिन, पेप्सिन, नोट करेंगे बिल्कुल, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन कर लिया, पेप्सिन करें, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। चौथे नंबर पर क्या हम करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज करेंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो आपके हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, रट लेना भाई, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके पाए जाते हैं आमाशय में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे आपके आमाशय में ही इनकी उपस्थिति देखने को मिल जाती है। अब एक एक छोटी छोटी बात आती है कि इनके जो एंजाइम है या हार्मोन है या फिर ये अम्ल है, ये जो होते हैं वो कौन से भोजन को पचा करके अगले चरण में जो है भेजने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन जिसे कहते हैं, तो आप एक्सीएल के बारे में देख ही चुके हैं। अब सबसे पहले चले रेनिन को देख लीजिएगा। सेकंड नंबर यहाँ पर हम इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप भोजन में ये क्या काम करता है, तो सड़ने से बचाता है, भोजन को छोटे छोटे जो है टुकड़ों में काटने का काम करता है। दूसरा, और भोजन में जितने बैक्टीरिया होते हैं, हाथों में जितने बैक्टीरिया होते हैं जो गंदगी से संबंधित, उनको नष्ट कर देने का काम करता है। तो अब हम रेनिन की बात करते हैं। रेनिन यानी ये जो रेनिन एंजाइम आपका होता है ये क्या काम करता है, ये तुमको बताएं। इसका काम दूध, जिसे कहते हैं दूध को दही बनाने का काम करता है, बनाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये नहीं लिखा है तो क्या आता है, हमारे आमाशय में पाए जाने वाले जो एंजाइम है जिसे रेनिन कहते हैं, रेनिन का मुख्य कार्य क्या होता है, दूध का पाचन करना। ऐसा भी आंसर हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन आपका यही वाला हो सकता है दूसरे नंबर पर ही। ये दूसरा प्रश्न आपका है कि ये हो जाता है दूध का पाचन करना, पाचन कर, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये दूध को पचाने का काम भी करता है, जिसे हम रेनिन कहते हैं। रेनिन कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल आमाशय में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, दूध को दही बना देता है, और जब दही बन जाता है तो दूध के सभी उपस्थित जो अवयव होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा से लेकर के जितने कैल्शियम तत्व सभी के सभी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उस दूध को पचने में क्या मिलता है, सहायता मिल जाती है। इसलिए रेनिन का काम क्या होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर के एंजाइम की, पेप्सिन। क्या करते हैं भाई, जल्दी से देख लीजिएगा। जो आपका पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है, भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन और पेप्टॉन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो नोट करना है, भोजन के प्रोटीन को, यानी इसका काम होता है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य भोजन के प्रोटीन को, भोजन के प्रोटीन को डैश, बिल्कुल एक बार नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न जैसे बात करी जा रही है, तो ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या बनाता है, यानी कि सबसे पहले उसे बना देता है, यानी कि पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि जिसे पेप्टोन्स कहते हैं, भाई ये प्रोटीन है तो सबसे पहले क्या बनाएगा, पेप्टोन्स बना देता है। सबसे पहले इस प्रोटीन को बना देता है, क्या, पेप्टोन्स बना देता है, और पेप्टोन्स फिर क्या बना देते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड ये बना देते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। और बिल्कुल अगर अंत की बात करी जाए तो बिल्कुल अंत में क्या बन जाते हैं, ये आपके भोजन के प्रोटीन को अंत रूप में पचा लिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन का जो अंतिम बचा हुआ क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड, और जो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बचा हुआ है आपका गैस्ट्रिन। तो आपका हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है, इसे गैस्ट्रिन लाइपेज कहते हैं। ये मुख्यतः एक काम भी करता है जिसे कहते हैं वसा का पाचन करना।
इसका काम क्या होता है, यानी कि जिसे गैस्ट्रिन लाइपेज कहते हैं, गैस्ट्रिन लाइपेज, ठीक है, लाइपेज कहते हैं। तो ये करता क्या है, नोट कर लेना है, ये वसा का पाचन करता है, पाचन करता है, ठीक है। अब एक बात आई, वसा गई कहां से, सबसे पहले जब दूध फटा, दूध को दही बनाया गया, तो सबसे पहले दही में जो आपका मक्खन है वो क्या बनेगा, वसा बनेगा। आपने घी खाया, आपने तेल खाया, आपने जो भी अन्य आयली चीजें खाई, पाट फूस खाया, उनमें से क्या होता है, उनमें से जो भी आयल है वो वसा के रूप में आपको मिलता है, जो कि वसा दो प्रकार में बांट लेते हैं हम लोग, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के नाम से जानी जाती है। तो इनका जब हम लोग सेवन करते हैं तो ये कहाँ पचती हैं, ये आमाशय में पचती हैं, क्योंकि यहाँ दो चीजों का पाचन होता है। मुख्यतः अगर बात करें, वसा का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे केवल प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन, परंतु मुख गुहा में किसका करेंगे, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है। अब ये आपने देखा कि वसा जो होती, वसा माने आपका घी हो सकता है, वसा माने ये जो आयल होते हैं, तेल हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद दूध है, दही है, इनमें क्या उपस्थित होता है, इनमें भी तो वसा होती है। या फिर मूंगफली खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, इनमें भी वसा होती है, यानी कि आयल पाया जाता है। तो इनमें उपस्थित जो आयल होता है कहाँ पचता है, नोट कर लेना है, आमाशय में पचता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें जो म्यूकर, अब इसकी अम्लता कौन दूर करता है, क्योंकि आमाशय में इतने सारे HCl से लेकर के ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आमाशय में म्यूकर का काम कौन करता है, यानी इसका मतलब होता है कि इस आमाशय को बचाने का काम कौन करता है। ये जो HCl देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं कि इसका जो pH है वो सबसे ज्यादा होता है, और इतने pH पर आमाशय की जो दीवारें हैं वो नष्ट हो सकती हैं। तो आमाशय की दीवारों को नष्ट होने से बचाने के लिए म्यूकर का काम कौन करता है, तो नोट कर लेंगे, गैस्ट्रिक ज्यूस की जो अम्लता होती ना, ठीक है, गैस्ट्रिक ज्यूस जो होते हैं आपके, ठीक है, आमाशय का रस कहते हैं। तो नोट करना इसको यहाँ पर, गैस्ट्रिक ज्यूस, यानी इनको हिंदी में आप कह सकते हैं आमाशयिक रस। क्या लिखेंगे, नोट कर ले भाई, इनको आप लोग नोट करते हैं, आमाशयिक रस कहा जाता है। तो अब आमाशयिक रस या फिर गैस्ट्रिक जो ज्यूस होते हैं की अम्लता कौन कम करता है, ठीक है, यहाँ पर इनकी अम्लता कौन करता है, या फिर म्यूकर का काम। इस प्रश्न को दूसरी भाषा में भी नोट कर सकते हैं, एक ये हो गई और दूसरी भाषा हो गई कि आमाशय में म्यूकर का कार्य कौन करता है। तो दोनों बातों में आप आंसर एक ही करेंगे, यानी कि म्यूकर का काम यानी उसकी सुरक्षा करने का काम कौन करता है। अगर इन गैस्ट्रिक ज्यूस, क्योंकि एक तो है नहीं, इसमें देख रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज है, पेप्सिन है, रेनिन है, HCl है, ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे जो ज्यूस हैं ये इसको अम्लीय करते चले जाते हैं, परंतु अगर ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि आमाशय की दीवारें नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी और डैमेज हो जाएंगे। तो उनको बचाने का काम कौन करता है, तो बिल्कुल याद कर लेंगे यहाँ पर, ये गैस्ट्रिक लाइपेज ही, म्यूकर जो आपका है यही है, ठीक है, म्यूकर का कार्य, आमाशय में म्यूकर का कार्य करता है। ये काहे का काम करता है, म्यूकर का कार्य करता है। अब दूसरा कौन, यहाँ गैस्ट्रिक ज्यूस, आमाशय, ये सारे के सारे ये जो म्यूकर कहते हैं ये ही इनको डिफ्यूज कर देता है, इसलिए इनको क्या सीधा सीधा कह देते हैं, म्यूकर का कार्य करता है, बस इतना नोट करना था और कुछ नहीं। यानी आमाशय में म्यूकर का कार्य यहाँ पर करता है, क्या करता है, तो उसका आंसर आप इससे ये दे सकते हैं, वो गैस्ट्रिक ज्यूस या आमाशय ज्यूस की अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है, नोट कर लेना, ये कम कर देता है, उसको थोड़ा सा कमजोर बना देता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अभी बात की गई थी
बिल्कुल, ये तीसरे के बाद चौथे नंबर पर जल्दी से देखते हैं और चौथे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं भाई जल्दी से। ये चौथा नंबर है और चौथे नंबर पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं छोटी आंत की। छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत में हमने आपको अभी बताया था कि इनको समझने के लिए आप क्या करें कि बिल्कुल इनके 3 पार्ट बना लें, क्योंकि 3 पार्ट में आपको इसको समझने में आसानी हो जाती है। जब से सबसे पहले बात आई कि छोटी आंत, इसकी लंबाई के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बड़ी आंत की लंबाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो होती है कम। छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो 6.25 मीटर की होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो बड़ी होती है वो कितनी कर देना, वो बहुत छोटी होती है, वो 1.5 मीटर की होती है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि 3 अंग जो होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। छोटी आंत में सबसे पहले छोटी आंत में डायोडिनम, जेनुनम और इलियम। डायोडिनम यानी कि डायोडिनम, ऑर्डिनम कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, जेनुनम, जेनुनम कहा जाता है, और इलियम कहते हैं, इलियम। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा है कि छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया है, तो छोटी आंत का जो मुख होता है, ऊपरी सिरा होता है, क्या कहलाता है, डायोडिनम कहा जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न ये आता है कि हमारे इस जो आपकी छोटी आंत है इसमें ये 3 अंग हैं, 3 अंग में से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यानी इनमें 3 में बड़ा कौन है, नोट कर लेना, इलियम सबसे बड़ा अंग है। ये क्या है, सबसे बड़ा भाग, यानी इलियम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, डायोडिनम जो होता है सबसे छोटा भाग होता है। यानी कि लंबाई की दृष्टि में सबसे छोटा कौन होता है, डायोडिनम, यानी ग्रहणी, ग्रहणी कहते हैं, अग्रभाग कहा जाता है, ग्रहणी कह लो, अग्रभाग कह लो। इसको जेनुनम को मध्य भाग कहते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, इसको मध्य भाग कहते हैं। इलियम यानी कि पश्च या निचला भाग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर छोटे छोटे प्रश्न की बात करते हैं तो डायोडिनम ये कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, एक छोटा सा काम होता है कि जो आपका लीवर होता है वो इसमें पित्त रस मिलाता है, छोटा सा काम होता है कि इसमें क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर द्वारा, यहाँ नोट कर लें, लीवर द्वारा पित्त रस का स्राव, ठीक है। पित्त रस का यहाँ पर क्या होता है, केवल डायोडिनम में ये जो पित्त रस होता है ये स्रावित होता है, कौन सी ग्लैंड से स्रावित होता है, तो लीवर, यानी जिसे आप लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, यकृत लीवर या जिगर कहते हैं, तो उससे ये स्रावित होता है, कौन से पार्ट में, डायोडिनम। अब दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें जेनुनम में क्या होता है, तो इसी में आपका लैक्टोज, माल्टोज, ये जो आपका होते हैं सुक्रेज, इरेक्सिन, इन सभी एंजाइमों का स्राव यहीं पर होता है। किससे होता है, तो लीवर से होता है। आपको करना क्या है, लीवर द्वारा यहाँ पर जो अन्य जो है हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इरेक्सिन, यहाँ पर इरेक्सिन कह लेंगे, ठीक है, इरेक्सिन नाम जो आपका हार्मोन होता है। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं इसी के साथ में सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, क्या करेंगे, सुक्रेज करेंगे और माल्टेज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माल्टेज करेंगे, सुक्रेज करेंगे, माल्टेज करेंगे और लैक्टेज करेंगे। यहाँ पर लैक्टोज नहीं, सुक्रोज नहीं, माल्टोज नहीं, यहाँ पर ये हार्मोन है, ठीक है। तो इनका स्राव कहाँ, जेनुनम में होता है। अब बात आई इलियम की। इलियम में मुख्य भाग आपका क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान शब्द में आप याद कर लीजिएगा, भोजन के जो पदार्थ होते हैं, जो मूल पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां नोट कर लीजिएगा, खाद्य पदार्थों का अवशोषण यहां पर होता है,
यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण से लेकर के ये जो सारे पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ पर अवशोषित की जाने लगती हैं, खींची जाने लगती हैं यहाँ छोटी आंत की इनकी दीवारों से, जो अंतिम भाग होता है। अब देखते हैं बिल्कुल अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंतिम अंग को देखते हैं, और आपका अंतिम अंग कौन सा है, तो यहाँ पर हम नंबर डालते हैं 5, क्योंकि ये होगा 4, और 5 में आपका कौन सा होता है, ये होती भाई बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत के नाम से इसे जानते हैं। अब बड़ी आंत की अगर यहाँ पर लंबाई की बात की जाती है तो 1.5 मीटर की लंबी ये आंत होती है। वैसे एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो आपकी भाई कितनी होती है, वो 33 फीट याद करना है। मगर यहाँ पर ये दो लार्जेस्ट जो हैं आपके थोड़े लंबे पार्ट होते हैं आहार नाल के 5 पार्ट में, तो इनको आप अलग से ही ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनमें भी क्या होता है। इनमें भी 2 प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इनमें भी 3 अंग याद कर लेने हैं। 3 अंग याद कर लेने हैं। कौन से अंग याद करने हैं, तो इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं जिसमें पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे। अब बड़ी आंत की जब बात की जाए तो सबसे पहले एक ये अंग होता है, दूसरा और ये तीसरा, 1, 2 और 3, यानी कि ये 3 जो आपके पार्ट्स दिख रहे हैं, इनमें देखेंगे कि किस तरीके से इनको आप समझेंगे। इसका जो सबसे पहला अंग होता है कौन सा होता है, उसको हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम। यानी दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। मगर ये जोड़ जुड़ा किसमें होता है, तो जोड़ जुड़ा होता है बड़ी आंत में। नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, सीकम के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। ठीक है। और उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, दूसरा यानी इसका जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम लोग बृहदांत के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, बृहदांत या कॉलम। क्या कहेंगे इसको, कॉलम के नाम से जाना, कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये ना है, ध्यान रखना, ये ना है ना, कॉलम के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसको हम लोग चाहो तो हिंदी में बृहदांत्र भी कहते थे, अभी हमने बोला था बृहदांत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और लास्ट क्या होता है, लास्ट आपका होता है रेक्टम के नाम से इसे जानते हैं, या फिर इसे आप अगर कहना चाहते हैं तो मलाशय कह सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का ये घर होता है, इसे मलाशय यानी रेक्टम कहा जाता है। अब बात आती है कि सीकम क्या है, तो सीकम जिसे कहते हैं, ये वैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। और वैसे इसमें अन्य कोई काम नहीं होते हैं, अन्य कोई भी काम इसमें नहीं होते हैं। मैंने बोला सीकम जो होता है वो इलियम और ये कह सकते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को, ये जो जोड़ होता है इसको हम कहते हैं। और इसी के अंदर जितना सेल्यूलोज होता है इसी के अंतर्गत पड़ता है, बाकी इसमें कोई वैसे कार्य नहीं होते हैं। अब बात आई दूसरे पार्ट की, कॉलन की। इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। यही कॉलन है जिसमें आप पढ़ते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसी में पाई जाती है। ये वो आंत का भाग होता है जो कि एक प्रकार के अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग, अवशेषी अंग है। नोट कर लेना इसको, इसे क्या कहते हैं, इसे अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। ये किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है, वैसे तो कोई प्रकार का काम नहीं करता है। मगर मैं आपको बताऊं, इससे जब अपेंडिक्स से इससे भोजन होकर के गुजरता है और भोजन के कण इसमें फंस जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, जब भी जो मल के हैं, रेक्टम के जो कुछ कण फंस जाते हैं तो उस दौरान जो है इसमें इंफेक्शन पैदा होता है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ने से जो है अपेंडिक्स नामक जो आपका रोग होता है ये आपका हो जाता है, जो तीव्र दर्द करता है आपकी आंत में। आंत का ये जो दर्द होता है ये वर्मीफॉर्म
अपेंडिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब इसी के अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे अभी बात की गई है कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए कुछ सहजीवी होते हैं जो उनको बचाने का काम करते हैं। सहजीवी कौन से सहजीवी होते हैं, नोट कर लीजिएगा। जिसमें जो जीव होते हैं ई कोलाई, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको ई कोलाई कहते हैं, इसी में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, ई कोलाई सहजीवी पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव इसी कॉलम के अंतर्गत। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवी ई कोलाई पाए जाते हैं, कोलाई सहजीवी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा परिजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है, परिजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। तो अगर हम इनको जल्दी से समझते हैं कि जो परिजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, तो परिजीवी वो सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो कि किसी दूसरे जीव या जंतु के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और जो है उन्हीं से अपना भोजन का जो है प्राप्त करते हैं और शोषण उन्हीं से कर लेते हैं। तो उनको के ऊपर निवास करते हैं, के ऊपर अपना जो है जीवन निर्वाह करते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आई जिसे कहते हैं आप सहजीवी। तो सहजीवी क्या होते हैं, सहजीवी वो होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को लाभ पहुंचाने वाले कुछ बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, तो सहजीवी कहते हैं। मगर मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी वो होते हैं जो मरे हुए, ठीक है, मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों के ऊपर जिंदा रहते हैं, उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। मगर मृतोपजीवी और परजीवी में थोड़ा सा अंतर होता है। जो परजीवी होते हैं वो जिंदा जीव जंतु एवं वनस्पतियों के ऊपर जिंदा रहते हैं, मगर जो मृतोपजीवी होते हैं वो मृत जीव जंतुओं के जो है ऊपर जीवित रहते हैं, उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। तो ई कोलाई क्या है, सहजीवी होता है, क्योंकि दोनों लोगों को दोनों आपस में एक दूसरे को जो है क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इन्हीं का काम होता है, क्योंकि सीकम काइम ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक ही काम होता रहता है। इस आंत में, इसी आंत में काहे का पाचन हो जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से लेकर के सेल्यूलोइड सीकम से लेकर के यहाँ तक इसका पाचन होता है। कोलाई सहजीवी आगे नोट कर लीजिएगा, इसको आप हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको आप साइड कर लीजिए। तो यहाँ सहजीवी सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये किसका पाचन करते हैं, कौन करते हैं अगर पूछा जाए तो ई कोलाई सहजीवी होते हैं जो इसका पाचन करते हैं। अब इनमें अगर हम बात करें, इनमें हो क्या जाता है, अपच जब हो जाती है या फिर इसमें कोई भोजन का कण फंस जाता है या फिर कोई मल का कण फंस जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आपकी होती है वो जो है आपकी तीव्र दर्द करती है और उसमें इन्फेक्शन होते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे रेक्टम कहते हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो बचा हुआ छोटी आंत और बड़ी आंत से जो बचा हुआ भाग होता है भोजन का, उसे अपशिष्ट कहा जाता है। तो उस अपशिष्ट भाग को इसमें क्या किया जाता है, रेक्टम में भंडारित किया जाता है, भंडारित किया जाता है। और दूसरा काम क्या होता है, भंडारित करने के साथ साथ ये होता है कि समय समय पर जो है अपने उचित समय पर उसका त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये रेक्टम का एक काम होता है भंडारित करना व समय पर त्याग करना, भंडारित व त्याग करना, ये आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 14 का सेकेंड पार्ट आपने पढ़ा है, तो इस पार्ट में आपने देखा है ओनली एलिमेंट्री कैनाल। तो अगली क्लास में आपको मिलते हैं जो कि आपकी क्लास होगी जिसे आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, सभी पाचन ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले हार्मोन और उनसे जो होने वाले रोग होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रोग होते हैं उन पर भी हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बिल्कुल जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास।